A very good morning to all my dear children. This is Rachna ma'am here from APT again. Welcome to day number 4 of our pre-inter batch. सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट बात कि तुम सभी इतने रेगुलरली क्लास अटेंड करने आ रहे हो, इट गिव्स अस सो मच ऑफ मोटिवेशन. अभी तक तुम अपने 3 टीचर्स से मिल चुके हो और आज जिनसे तुम मिलने वाले हो दैट इज नन अदर देन अंशुल अग्रवाल सर. अंशुल सर टैक्सेशन में एक अथॉरिटी हैं. ही इज़ वन ऑफ द सीनियर मोस्ट टीचर्स and he teaches in such a simple and practical way that you're going to love the subject. सबसे मज़ेदार बात यह है कि वो एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है. जब भी कोई प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको पढ़ाते हैं तो वो आपको रियल लाइफ के डेली अपडेट से कनेक्टेड रख पाते हैं और उनकी नॉलेज बिल्कुल 100% अप टू डेट होती है. इतने साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के कारण ही इज़ एबल टू सिंप्लीफाई थिंग्स एंड गिव सम रियली वेरी वेल रियल लाइफ एग्जाम्पल्स. तो जस्ट एन्जॉय द क्लासेस विद हिम. एंड ऑल्सो नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे यू विल मीट योर अनदर टीचर और धीरे धीरे वंस यू नो ऑल द टीचर्स, वंस यू नो हाउ APT इज टीचिंग, यू विल योरसेल्फ डिसाइड कि मुझको APT ही चूज़ करना है फॉर CA इंटर. सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन. सो इट्स अ प्लेजर कि आज तुम लोगों से इंटरेक्शन करने का मौका मिल रहा है, पर एक दुख इस बात का है कि तुम लोगों को फेस टू फेस नहीं देख पा रहा. एनीवे, हम बहुत जल्दी फेस टू फेस मिलेंगे. तो बेटा, मेरा जो सब्जेक्ट यहाँ आज मैं डिस्कस करूँगा तुम लोगों से, यू माइट बी अवेयर कि आई एम फैकल्टी ऑफ इनकम टैक्स. ओके, अच्छा एक चीज़ मैं करेक्ट करूँगा यहाँ पर, है ना. मेरा जब वो प्रेजेंटेशन चल रहा था तो मेरे नाम के आगे 15 ईयर्स एक्सपीरियंस था. मैंने बोला 5 साल से मैं बोल रहा हूँ कि 15 साल को अब तो बढ़ा दो. सो काउंट लाइक दैट. ओके, काफ़ी बुढ़ा हो गया हूँ. सो नाउ सबसे पहली चीज़, अपन ये सब स्लाइड्स को एक तरफ करते हैं. सबसे पहली चीज़, जब इनकम टैक्स अपन सुनते हैं वर्ड, तो पहली चीज़ आपके दिमाग में क्या हॉन्ट करती है? बच्चों के मैसेज आना स्टार्ट हो गए. गुड मॉर्निंग है, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों. तो पहली चीज़ आपके दिमाग में क्या स्ट्राइक करती है, क्या हॉन्ट करता है कि क्या होगा इनकम टैक्स? आदित्य शुक्ला बहुत टेक्निकल है, सीधे बोल रहे हैं डायरेक्ट टैक्स होगा. अरे मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे नहीं मालूम डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स. मैं बताऊँ क्या स्ट्राइक करता है. मुझे ऐसा लगता है कि यार इनकम टैक्स का नाम, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो सबसे पहली चीज़ जो मेरे दिमाग में आती है वो आती है इनकम टैक्स. इनकम टैक्स का मतलब रेड, RAID. ठीक है, मतलब वो 2-3 मूवीज़ मेरे दिमाग में, 2-3 मूवी मेरे दिमाग में आ जाती है, जिसमें वो एक तो अजय देवगन वाली मूवी थी जिसमें वो लात मारते हुए किसी के प्रेमाइसेस में घुस जाते हैं, सोफे तोड़ देते हैं, सीलिंग तोड़ देते हैं, है ना, गड्ढे खोद देते हैं, वहाँ से कहाँ से तो भी पैसा निकाल लेते हैं. तो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में वही चीज़ मूव होती है कि यार इनकम टैक्स का मतलब रेट, मतलब इनकम टैक्स स्टार्ट्स विथ रेट एंड इनकम टैक्स एंड्स विथ रेट. इज इट लाइक दैट? अच्छा, वो तुम लोग को एक और चीज़ है बड़ी इंटरेस्टिंग बताता हूँ. पिछले बेचारे 20 साल से बच्चे तो मुझे झेल ही रहे हैं. इसके अलावा मोर देन 10 years आई बिलीव आई टीचर्स टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑल्सो. आई टीचर्स टू इनकम टैक्स एज वेल एज GST डिपार्टमेंट ऑल्सो. बट बड़ा मज़ा आएगा हम ये समझने में कि अगर मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई चीज़ पढ़ाता हूँ तो मैं उनको ये बताता हूँ कि आप लोग किस तरीके से टैक्स इम्पोज करें, आप लोग किस तरीके से टैक्स की रिकवरी कर सकते हैं. मतलब वो जो होता है वो ऑफेंसिव होता है. बट व्हेन आई टीच टू CA स्टूडेंट्स ना, माई मोड इज़ डिफेंसिव, कि आप किस तरीके से चीज़ों को बचाएं. बचाएं का मतलब मेरा बिल्कुल ही बोल रहा हूँ कि टैक्स की चोरी करना, नॉट एट ऑल. हम सारी चीज़ें जो पढ़ेंगे वो विद इन लीगल लिमिटेशंस पढ़ेंगे. ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मैं देना चाहता हूँ आप लोगों को बिफोर वी स्टार्ट, कि बेटा अगर आप CA की पढ़ाई कर रहे हैं तो यू शुड हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर CA, बिकॉज आपको बहुत स्टडी करनी है, आपको बहुत अच्छे प्रोफाइल पे जाना है. दूसरी चीज़, परसेप्शन एंड इंटेंशन क्लियर होने चाहिए. अगर आप शुरुआत से दिमाग में थॉट प्रोसेस लेके चलोगे कि भाई सर अगर हमें पढ़ा रहे हैं तो सर हमें टैक्स की चोरी करना सिखाएंगे या टैक्स का इवेजन करना सिखाएंगे, कंसीलमेंट बताएंगे, है ना, लूप होल्स एक्सट्रैक्ट करना बताएंगे. सो आई एम सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू टीच एनी सच थिंग. हम यहाँ पर एक बहुत ही डिग्निफाइड प्रोफेशन में हैं. हम समझेंगे कि टैक्स की बारीकियाँ क्या होती हैं. सेक्शंस में अगर कोई चीज़ लिखी है, कुछ लैंग्वेज में लिखा है, तो उसका इंटरप्रिटेशन एंड मिस इंटरप्रिटेशन क्या होता है. बट एट एनी कॉस्ट आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू एनी सॉर्ट ऑफ कंसीलमेंट और इवेजन और एनी इलीगल कंसेप्ट्स. ओके,
तो मैं आज शुरुआत कर रहा था कि यार हम लोग की थॉट प्रोसेस जो होती है वो होती है कि साहब शुरू होता है इनकम टैक्स रेट से। इज इट सो? देखेंगे, समझेंगे। एंड सो फार माय आंसर इज कंसर्न, इट इज नो, बिग नो। So far, raid is concerned, there is no word like raid in income tax. Rather, we use word search for that, SEARCH, search. और search का जो क्वांटम होता है वो लेस देन 1% होता है इन ऑल केसेस। तो उसका रेलिवेंस बहुत कम होता है, पर इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो हम सर्च के बारे में भी समझेंगे। सबसे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं तुम लोगों से पूछता हूँ। ये जो इनकम टैक्स होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को पता कैसे चलता है कि यार कहाँ पे टैक्स की चोरी हो रही है, कहाँ पे टैक्स का इवेजन हो रहा है, कहाँ पे टैक्स की इन्वेस्टिगेशन करनी है? एनी आइडिया, एनी क्लू? हाउ इनकम टैक्स कम टू नो कि यस हमें अब जो है वो इस व्यक्ति के अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन करनी है, या यहाँ पे छापा मारना है, यहाँ पे सर्वे करना है, यहाँ की स्क्रूटनी करनी है, लाइक दैट। प्रियांशु डोंगरे बोल रहे हैं रेकी। बेटा रेकी किसकी करनी है ये कैसे पता चलेगा? सिमी जैन, जब ऐसा लगता है, एक मिनट रुको बेटा, एक एक करके, रुको 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 रुको, वेट वेट वेट। ये बोल रही हैं कि जब ऐसा लगता है कि इनकम बहुत ज़्यादा है। बेटा अगर ऐसा लगता है इनकम बहुत ज़्यादा है तो क्या रेड मारना चाहिए? यार वो तो हमारा नेशन बिल्डिंग में पार्टनर है, उसके बिजनेस को क्यों रोके? मेरे ख्याल से इसका रिप्लाई ये होना चाहिए कि जब हमें ये पता चलता है कि टैक्स की चोरी बहुत ज़्यादा है तब हमें इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। नहीं, पहले मैं तुम लोग के आंसर समझ लूँ, इसके बाद मैं अपना जवाब दूंगा। अकाउंट्स बुक का प्रोडक्शन से। बेटा अकाउंट्स बुक आदित्य सिर्फ बिजनेसमैन बनाते हैं, ठीक है? उसका प्रोडक्शन बहुत लास्ट की चीज़ है। पहले तो पता चलेगा ना कि किसकी अकाउंट्स की बुक्स मांगनी है। और देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, सैलरी वाले लोग भी होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेसमैन नहीं होते, तो उनकी बुक्स नहीं बनती, है ना बच्चे? टीडीएस से आइडेंटिफाई हो सकता है। यार ये है ना आधी अधूरी। मैं एक बात बताऊं, अपनी हार्ड डिस्क फॉर्मेट करके बैठो। इट इज़ ईजी टू राइट ऑन ब्लैंक पेपर रादर देन डिस्टॉर्टेड पेपर। तो टीडीएस वीडीएस ये सारी चीज़ें बहुत दूर की बात है, बहुत बेसिक से स्टार्ट करो। आधी अधूरी नॉलेज से बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। दे मॉनिटर अवर डे टू डे ट्रांजेक्शन। नो, दे डोंट हैव दैट मच टाइम। 135 करोड़ की जनसंख्या है हमारी, अनंत हमारी। तुम्हें लगता है कि 135 करोड़ की जनसंख्या के ऊपर कोई प्रैक्टिकल सोचो? अभी हम जो बात कर रहे हैं बेटा, हम थॉट प्रोसेस की बात करेंगे, सोच की बात करेंगे, एक थॉट प्रोसेस डेवलप करेंगे, फिर हम जाके सब्जेक्ट को बात करेंगे। तो मज़ा आएगा, समझने में मज़ा आएगा। वो लोग क्या सोचते हैं वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा, वो लोग कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है? तो 135 करोड़ की जनसंख्या में मुझे नहीं लगता कि वो लोग एक एक व्यक्ति की डे टू डे मॉनिटरिंग कर सकते हैं ट्रांजैक्शंस की। प्रोफेशनल ट्रैकिंग है, तुम लोग बहुत टेक्निकल हो। प्रोफेशनल ट्रैकिंग क्या होता है नंदनी जी? अर्नव, बड़े टर्नओवर वाली कंपनी बहुत कम पे टैक्स कर रही है। अगेन आई डिसएग्री विद दैट। किसी का टर्नओवर जो है वह 10,000 करोड़ है, पर इट इज़ अ लॉस मेकिंग कंपनी। तो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना कितना लॉजिकल है समझना पड़ेगा। कंपेयरिंग एक्सपेंडिचर एंड डिस्क्लोज्ड इनकम। सर सब गूगल कर रहे हैं। हाँ वो मुझे भी लग रहा है गूगल कर रहे हैं। मेरा ये सोचना है कि गलत आंसर दो, मत आंसर दो, गूगल के मत करो, अपनी खुद की सोच बनाओ बेटा। चलो मैं बताता हूँ। सिमी, कोई फर्म है वी फील कि जो टैक्स देना चाहिए था उसने लेस टैक्स पेड करा। सिमी एक बात बता बेटा, ये फील क्या होता है? यहाँ पे हम किसी को देख के फील तो कर नहीं रहे। तो इनकम टैक्स की फीलिंग्स कुछ नहीं होती। इनकम टैक्स कोई फील नहीं करता, वो इमोशनलेस पर्सन होते हैं वो लोग। ये मान के चलो व्हेन दे कम आउट प्रोफेशनलिज्म। तो फील तो कुछ ही नहीं होता। ब्लैक मनी और वाइट मनी, ये भगे अगेन, ये ब्लैक मनी ना बहुत ही डिफिकल्ट वर्ड है समझना। व्हाट एग्जैक्टली इज ब्लैक मनी? ये गांधी जी के ऊपर काला पेंट कर देते नोट पे। सिर्फ प्रॉफिट या पार्टनरशिप फर्म या कोई कंपनी
अनंत, ये सारी चीज़ों के ऊपर रेड नहीं होती। चलो मैं बताता हूँ इन्वेस्टिगेशन इनकम टैक्स की हम कैसे स्टार्ट करते हैं। राइट, रेडी? और किसी को कुछ रिप्लाई करना है? आदित्य सर, बट मिनिमम सेम इंडस्ट्री कितना कमा रही है अपना कंपनी से कंपेयर करने का? नॉट लॉजिकल। एक ही इंडस्ट्री में कई कई प्रॉफिट मार्जिन होते हैं, तो कंपैरिजन करा जाता है। कंपैरिजन करने के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है कंपैरिजन एनालिसिस पे आदित्य, बट दैट कैन नॉट बी एन टेक्निकल बेस फॉर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, चलो आई टेल यू कि इन्वेस्टिगेशन इनकम टैक्स के पास कहाँ से आती है, किस तरह की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी। हमने इन्वेस्टिगेशन को टोटल 4 हिस्सों में डिवाइड करा। पहला था AIR, दूसरा था स्क्रूटनी, तीसरा था सर्वे और चौथा था सर्च। कौन कौन सा? AIR स्टैंड्स फॉर एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न, द सेकेंड वन इज स्क्रूटनी, द थर्ड वन इज सर्वे एंड द फोर्थ वन इज सर्च। ये SSS हो गए। तो एक एक करके समझते हैं कि यार ये इन्वेस्टिगेशन एग्जैक्टली होती क्या है। सबसे पहले अपन बात करते हैं, ये वर्ड मैंने यूज करा AIR, दैट इज एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न। इनकम टैक्स के पास एक एक व्यक्ति के इन्वेस्टिगेशन करने के लिए समय नहीं है। आई टोल्ड यू 135 मे बी अप टू 140 करोड़ तक की जनसंख्या है। तो तुम लोग बोल रहे थे कि व्यक्ति की रेकी करी जाती है, उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ट्रैक करे जाते हैं, पर्सन टू पर्सन ट्रैकिंग होती है। ये बहुत लास्ट ईयर की बातें होती है। पहले तो हमें इसमें से सैंपल उठाना है कि हमें 140 करोड़ में से किस किस के अगेंस्ट में वर्किंग करनी है। पहला काम तो यही होगा ना, तुम खुद थॉट प्रोसेस से सोचो। सी द resources in with income tax departments are limited. They have very big fish to fry. वो छोटे छोटे लोगों पे ध्यान नहीं दे रहे। तो उन्होंने क्या करा, कुछ चेक पॉइंट्स बनाए। चेक पॉइंट्स मतलब कि अगर आपने पैसा कमा लिया तो आप क्या करोगे, पहले ये बताओ। एक बड़ा सिंपल सा मेरा क्वेश्चन है, अगर आपके पास कल को मैं 10 करोड़ रुपए कैश में दे देता हूं तो आप क्या करोगे, सोच के बताओ। विदेशी खर्चा अगेन इज अ वेरी ब्रॉड वर्ड, यू नीड टू से 10 करोड़ का खर्चा आप कैसे करोगे, आप मुझे वो बताइए। चलिए मेरे पास आंसर आ रहा है, मैं लिखते जाता हूं। किसी ने बोला ट्रैवल, लिखा, आराम से मजे लेके समझना। दूसरे ने बोला यार इन्वेस्टमेंट, एग्रीड, मैंने 10 करोड़ खर्च कैश दिए है ना। तीसरा बोल रहा है सेविंग, चौथा बोल रहा है FD, किसी ने बोला बैंक में, मैडम चॉकलेट खरीदेंगे अर्शित कौर 10 करोड़ की। चॉकलेट का घर बनाएंगे, ओके। मेंशन बाय कर सकते हैं, चलो प्रॉपर्टी, म्यूचुअल फंड, कार। आशिका 10 करोड़ का फर्नीचर खरीदने वाली हैं, वेरी गुड। सिमी जैन ने बिल्कुल बनियों वाला दिमाग लगाया और बता दिया कि 4 करोड़ से घर और कार खरीदेंगे, 2 करोड़ से फर्नीचर खरीदेंगे। 2 करोड़ फैमिली में क्या करोगे, 2 करोड़ फॉर फैमिली एंड 2 करोड़ फॉर इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड, न्यू बिजनेस स्टार्टअप। चलो अब पहली चीज़, ये जो 10 करोड़ था ये कैश था। कैश नॉर्मली लीड्स कि भाई ये पैसा, इसका सोर्स नहीं होता क्लियर, क्योंकि ज़्यादातर जो बैंक में पैसा पार्क होता है उसका सोर्स क्लियर होता है, पर जो कैश आपके पास आता है उसका सोर्स क्लियर नहीं होता। वो नॉर्मली इट कैन बी समथिंग विच इज़ अनडिस्क्लोज मनी, जिसको हम ब्लैक मनी की कैटेगरी में रख सकते हैं, नॉन टैक्स पेड मनी होता है। तो सबसे पहले अगर आपको कहीं भी इन्वेस्ट करना है, देखो ट्रैवल अगर तुम्हें यहाँ पे भोपाल, दिल्ली है ना, मुंबई ऐसे ट्रैवल करना है तो तुम्हें को बात समझ में आती है, ठीक है। आप कितना खर्च करोगे ऐसे ट्रैवल करने में, फ्लाइट से आओगे जाओगे, कुछ होटल में रुक जाओगे, लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। इंडिया के बाहर जब जाओगे, मैं एक एक करके तुम्हें सारे पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूँ। इंडिया के बाहर जब जाओगे तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वीज़ा लेना पड़ेगा। आराम से अब एक एक करके मुझे कंफर्म करना है। इंडिया के बाहर जाओगे क्या करना पड़ेगा, वीज़ा लगेगा। तो अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वीज़ा डिपार्टमेंट वालों को ही बोल दे, ठीक है, पासपोर्ट तो लगेगा विक्रांश, आई नो पासपोर्ट तो सबके पास है, बहुत कॉमन सी चीज़ है, देख 2,000 रुपये में बन जाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट वीज़ा। अगर मैं इंडिया के बाहर जा रहा हूँ मुझे वीज़ा लगेगा।
सो अगर मैं एम्बेसीज को ही बोल दूं कि इंडिया के बाहर कितना ट्रैवल हुआ, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी से मैं कंफर्म कर लूं कि जितनी भी इंटरनेशनल फ्लाइट है उसमें इंडिया के बाहर जो लोग जा रहे हैं उनका पासपोर्ट नंबर चाहिए, तो मेरा एक फ़िल्टर वहाँ पे लग सकता है। मुझे पता चल सकता है कि कितने लोग ऑस्ट्रेलिया गए, कितने लोग यूएस गए। डिपार्टमेंट इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग कि कितने लोग नेपाल गए या कितने लोग श्रीलंका गए। डिपार्टमेंट इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन नोइंग कितने लोगों ने यूरोप ट्रिप करा, कितने सिंगापुर गए, कितने ऑस्ट्रेलिया गए, कितने अमेरिका गए, दुबई कितने लोग गए, ठीक है, थाईलैंड, बैंकॉक, पटाया कितने लोग गए, क्योंकि ये बड़े चंक है। तो अगर मैं यहाँ पे फ़िल्टर लगा लेता हूँ तो एक इन्फॉर्मेशन मेरे पास उस वहाँ से आ जाएगी, एक रिपोर्ट बन के आ जाएगी कि साहब इतने सारे लोग थे जो इंडिया के बाहर जिन्होंने वीज़ा लिया और इंडिया के बाहर गए। गॉट माय पॉइंट? पहला पॉइंट। तो आपने बोला कि हम ट्रैवल करेंगे, मतलब मैं सिर्फ तुम लोगों से आंसर लेके तुम लोग की बातें बता रहा हूँ। तो आपने बोला ट्रैवल करेंगे, तो पहला फ़िल्टर उन्होंने ट्रैवल एजेंसीज़ पर लगा दिया कि अगर आपके पास कोई इंडिया के बाहर का वीज़ा के लिए आता है तो उसकी एक लिस्ट हमें चाहिए, वो लिस्ट आप हमें प्रोवाइड कराइए। So the first information they get is from travel, according to you. Second word था investment. Now investment is again a very broad word. तो इन्वेस्टमेंट को हमने डिवाइड करा, कुछ लोगों ने बोला शेयर्स में करेंगे, कुछ ने बोला म्यूचुअल फंड्स में करेंगे, कुछ ने बोला बैंक में पार्क कर देंगे, है ना, किसी ने बोला गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर देंगे। लेट्स सी, बाय एंड बाय। आप एफडी कैश में तो जाके बना नहीं सकते कि भाई ये 5 लाख रुपए कैश पड़ा हुआ है, जाओ एफडी बनाओ। कैन यू डू लाइक दैट? पहले आपको उस पैसे को यार बैंक में पार्क करना पड़ेगा, इज़न्ट इट? पहले इस पैसे को आपको बैंक में पार्क करना पड़ेगा, और जब आप पैसे को बैंक में पार्क करेंगे तो इनकम टैक्स ने एक फ़िल्टर बैंक अकाउंट पे भी लगा के रखा है। आप में से कभी कोई ना कोई बैंक में पैसा जमा करने तो गया होगा। ये लड़कियां बोल रही हैं हाँ हम जाते रहते हैं सर, राखी के बाद हमें बहुत सारा कैश इकट्ठा हो जाता है तो चले जाते हैं। और अभी कुछ बच्चियां बोल रही हैं कि सर अभी 9 दुर्गों के बाद है ना बहुत सारे कन्या भोज में पैसा इकट्ठा हो जाएगा, कैश बहुत सारा हो जाएगा, तो हम वो पैसा भी जमा करने जाएंगे, है ना। तो जब बैंक में पैसा जमा करने जाते हैं, विक्रांश बोल रहे हैं गोल्ड भी खरीद सकते हैं, अभी आते हैं बेटा आते हैं, सब्र करो, रुको जरा। तो जब मैं इन्वेस्टमेंट करने जाऊंगा तो उसके लिए मुझे पैसा बैंक में जमा करना पड़ेगा। जब भी आप पैसा बैंक में जमा करते हैं, आप 50,000 से ऊपर जमा करते हैं, सो दे आस्क फॉर पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर। परमानेंट अकाउंट नंबर की भी कहानी मैं बताऊंगा आपको। और उन्होंने एक फ़िल्टर लगा दिया, उन्होंने बोला कि 10 लाख या 10 लाख से ऊपर अगर किसी के भी सेविंग अकाउंट में साल भर में कैश जमा होता है, क्या जमा होता है बेटा? नॉट बैंक अकाउंट, किसी भी, पहला कोई भी सेविंग अकाउंट है, एग्रीगेट वैल्यू इफ इट एक्सीड्स ₹10 लाख विद इन अ ईयर, देन उसकी इंफॉर्मेशन बैंक वाले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भेज देते हैं। आपको मालूम है सबसे बड़ा इन्वेस्टिगेशन का रीज़न ही यही होता है कि लोग बाग अपने सेविंग अकाउंट में कैश जमा कर देते हैं। वंस इट इज़ डिपॉजिटेड, इसकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स के पास चली जाती है। फिर इनकम टैक्स क्या करता है? उस इन्फॉर्मेशन को आपके इनकम टैक्स रिटर्न का मतलब होता है एक वो डॉक्यूमेंट जिसमें आपने टैक्स भरा होता है, उससे कंपेयर करता है। बोलता है यार इस बंदे ने इनकम दिखाई है, सपोज 5 लाख रुपए, जमा कर रहा है 25 लाख रुपए, कहाँ से आए? मिसमैच, चलो इसको चिट्ठी भेजते हैं। और इनकम टैक्स ना ऐसे लोगों से बहुत प्यार करता है, तो वो जो चिट्ठी भेजता है ना उसका भी एक सेक्शन होता है 143(2), जिसको हम लोग अब जब आर्टिकलशिप कर रहे थे तो बोलते थे आई लव यू टू, 143(2). सेक्शंस को ऐसे याद करने के तरीके बना रखे थे। तो चिट्ठी भेजता है, बोले आ जाओ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बैठ के चाय पियेंगे। हालांकि अब तो फेसलेस हो गया, पर पहले तो बुलाते थे। सो लॉजिक समझ में आया? मतलब सेकंड फिल्टर उन्होंने लगा रखा है बैंक पे। मतलब आप अगर पैसा कमा लोगे और आप नहीं बताओगे, पर आप उस पैसे को कहीं ना कहीं तो खर्च करोगे। अब अगर आप नोटों की गड्डियाँ बना के बेड के नीचे रख के उसके ऊपर सोते हो तो अलग बात है, तो शायद इनकम टैक्स को पता ना चले, पर आप जहाँ पे भी खर्चा करना जाओगे वहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने फिल्टर्स लगा के रखे। ठीक है, 2-3 बैंक में अलग अलग बेटा आप जितने भी बैंक अकाउंट्स है बच्चे, वो सारे के सारे बैंक अकाउंट्स आपके पैन नंबर से लिंक है। आपको मालूम है अगर कभी आप अपना परमानेंट अकाउंट नंबर को लॉगिन करेंगे तो आपको इतने सारे बैंक अकाउंट दिखेंगे वहाँ पर लॉगिन करने के बाद जितने आपको नहीं मालूम होते।
कई बार हम कुछ बैंक अकाउंट बंद कर देते हैं, कुछ इनऑपरेटिव कर देते हैं, हमें लगता है कि भाई हम भी भूल गए, वो भी भूल गए। आप भले ही भूल जाओ, पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास एक एक बैंक अकाउंट का हिसाब किताब आपके प्रोफाइल में रहता है। एक वर्ड होता है AIS TIS, एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड टोटल इंफॉर्मेशन सिस्टम स्टेटमेंट, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट एंड टोटल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। सिविल इज़ वेरी डिफरेंट विक्रांश, अधूरी नॉलेज के साथ नहीं। सिविल का इनकम टैक्स से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? नहीं बेटा सिमी, एक फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक टोटल बैंक अकाउंट में जितना कैश जमा हुआ उस कैश को अपन काउंट करते हैं। तो ये सारी डिटेल्स अपन पढ़ेंगे। आज तो मुलाकात कर लें अपन, सिर्फ एक समझ तो लें कि इनकम टैक्स में अपन पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तुम लोग के क्वेश्चन आ रहे हैं, इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम लोग को इंटरेस्ट आ रहा है। सो 10 लाख रुपए या 10 लाख से ऊपर अगर जमा हो गया तो उन्होंने सेकंड चेक पॉइंट वहाँ पे बना के रखा है। वो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन बैंक से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहुँच जाती है और फिर इनकम टैक्स बोलता है आओ अपन बातें करेंगे। सो दिस इज सेकंड चेक पॉइंट। एम आई क्लियर? कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि FD करेंगे। FD करने के बाद भी बेटा पहले बैंक में पैसा जमा होगा, उसके बाद FD करोगे, इंश्योरेंस करोगे, म्यूचुअल फंड्स करोगे। इन सारी चीज़ों में 10 लाख, किसी में 10 लाख का फिल्टर है, किसी में 2 लाख का फिल्टर है, ठीक है? शेयर्स ट्रांजेक्शन्स तो आप बिना पैन नंबर के कर ही नहीं सकते। तो जितने भी ट्रांजेक्शन करेंगे, और आपको एक बात मैं बताऊं, आप जितने भी शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स के ट्रांजेक्शन्स करते हैं, एक एक ट्रांजेक्शन चाहे वो 10 रुपये का क्यों ना हो, वो इनकम टैक्स से पोर्टल पर रिफ्लेक्ट होता है। सो दे हैव ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। सेक्शंस हैं सजल, अभी अपन बाद में बात करेंगे सेक्शंस की, है ना? तो उन्होंने क्या करा कि हर जगह फिल्टर्स लगा दिया। उस फिल्टर्स लगाने के बाद जैसे किसी ने 2 लाख से ऊपर का इंश्योरेंस प्रीमियम करा, उसकी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स से पास पहुंच गई। अब कोई आदमी नहीं बैठा उसको चेक करने के लिए, उनके कंप्यूटर ने चेक कर लिया कि यार ये जो बंदा है इसने 2 लाख रुपए का प्रीमियम पे करा है, या 10 लाख रुपए की इसने FD कराई है, इसने टैक्स तो बहुत कम इनकम के ऊपर भरा, ऑटोमेटिक उसने चेक कर लिया उसके पैन नंबर से। तो देयर इज़ ए ह्यूज मिसमैच, और जब इतना बड़ा मिसमैच है तो ऑटो सिस्टम जनरेटेड कई बार जो है वो स्क्रूटनी नोटिस इशू हो जाते हैं। तो आप जहाँ जहाँ खर्चा करने का सोच सकते हो, जैसे कुछ बच्चे बोल रहे हैं गोल्ड। बेटा जितने भी ज्वेलर्स हैं उन ज्वेलर्स के पास इंस्ट्रक्शंस हैं कि 2 लाख से ऊपर अगर कोई व्यक्ति गोल्ड में इन्वेस्ट करता है तो उसका परमानेंट अकाउंट नंबर लो और उसकी इन्फॉर्मेशन हमें फर्निश करो, ठीक है? नो पर्सन, कोई भी बायर 2 लाख या 2 लाख से ऊपर का कैश रिसीव नहीं कर सकता किसी भी व्यक्ति से। अगर आप भगवान न करे कभी हॉस्पिटल गए हों तो आप देखें कि हॉस्पिटल के ऊपर भी लिखा रहता है कि 2 लाख से ऊपर का अगर बिल है तो इट शुड बी पेड, ऑनलाइन पे होना चाहिए, चेक से पे होना चाहिए, डिमांड ड्राफ्ट से पे होना चाहिए, पर कैश में पे नहीं होगा, ठीक है? आदित्य जो आप बात कर रहे हैं ये हवाला की बात कर रहे हैं, इस हवाला से हमें कोई लेना देना नहीं। आई टोल्ड यू, हम कोई भी इलीगल बातें नहीं करेंगे, ठीक है? तरीके बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट वी आर हियर टू डिस्कस ओनली अबाउट लीगल थिंग्स। सिमी जो शादियों में 2 लाख से ऊपर गोल्ड ले लेते हैं, टेक्निकली या तो वाइट में लेते हैं, वाइट में मतलब बैंक टू बैंक पैसा देते हैं, तो वो अपना पैन नंबर देते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन पंच भी होती है, फिर वो प्रूव कर देते हैं कि साहब हाँ ये पैसा हमारे पास पुराना इकट्ठा है। कई बार कुछ जो डीलर्स होते हैं वो इलीगल सेल करते हैं गोल्ड की, मतलब वो उसको बुक्स में नहीं दिखाते, तो दैट इलीगल इज समथिंग विच इज़ डिफरेंट। बेटा इलीगल भी हम डिस्कस करेंगे, बट हम इलीगल चीज़ें पढ़ेंगे नहीं कि कैसे करना है। बहुत सारे फंड होते हैं, लोग क्या करते हैं दैट वी विल डिस्कस। आदि मार्केट में क्या प्रचलन है मैं सारी चीज़ बताऊंगा, बिकॉज आई एम ए प्रैक्टिकल पर्सन, आई एम डीलिंग इन डे टू डे अफेयर्स ऑफ इनकम टैक्स। तो मैं अपने केसेस आपके साथ डिस्कस करूंगा, इनकम टैक्स के पास क्या क्या केसेस आते हैं वो डिस्कस करूंगा, राइट? तो आगे बढ़े। तो पहला पॉइंट तुम्हें समझ में आया कि एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न क्या होता है? AIR इज दैट इंफॉर्मेशन विच इज फर्निश्ड बाय वेरियस एजेंसीज। खुद से एजेंसीज जो है वो इनकम टैक्स को बता देती हैं कि साहब इस व्यक्ति ने इतना पैसा यहाँ पर लगाया है, आ जाओ बैठ के बातें करेंगे। सो दैट इज अ प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन एंड दैट इज नोन एज AIR। पहले मुझे बताओ AIR का मतलब क्लियर हुआ? एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न। जहाँ पर भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहाँ पर भी हम पैसा लगा रहे हैं, वहीं से पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पंच हो जाती है
और हम सोचते हैं कि AIR का मतलब सिर्फ ऑल इंडिया रैंक होता है। तो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग वेयर द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट केम टू नो कि आपके पास क्या डिसप्रपोर्शनेट है। लोग बाग सोचते हैं कि यार पड़ोसी ने कंप्लेन करी होगी इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारे पीछे पड़ गया। बेटा, अगर पड़ोसी की कंप्लेन पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पीछे पड़ रहा होता तो आज 135 करोड़ में से कम 60 से 70 करोड़ लोगों का छापा पड़ चुका होता। पड़ोसी सबके ही चिढ़ते हैं, तो इनकम टैक्स उसको इतना सीरियसली नहीं ले सकता, है ना। Shall I proceed further? मजा आ रहा है? चलो, हाँ विकास सॉरी, करंट अकाउंट एक्चुअली बिजनेस अकाउंट होता है। अब जैसे मेरा पेट्रोल पंप है तो मेरे पास रोज़ के कैश आएगा, रोज़ का कैश जमा होगा, रोज़ का कैश निकल के फिर मेरा ट्रैकर्स आते हैं। तो करेंट अकाउंट में ये 10 लाख का फिल्टर नहीं लगा सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग कैश बिजनेस में डील करते हैं, वो जमा करते हैं फिर उससे यूज़ करते हैं। तो ये जो फिल्टर है वो सिर्फ सेविंग अकाउंट का है, ठीक है। अब अपन आगे बात करते हैं। सो व्हेन इनकम टैक्स केम टू नो कि यार देयर इज समथिंग डिसप्रपोर्शनेट, सो यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डिसप्रपोर्शनेट नाउ। दैट मीन्स द इनकम यू ऑफर्ड फॉर टैक्स, आपने जो इनकम टैक्स के लिए ऑफर करी है वो आपके जो संपत्ति है उससे कम है, आप जो खर्चा कर रहे हो उससे कम है। तो दिस इज समथिंग विच इज नोन एज डिसप्रपोर्शनेट। और जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चलता है कि भाई ये डिसप्रपोर्शनेट है तो वो आपको एक चिट्ठी लिखती है, और उस चिट्ठी को अपन बोलते हैं स्क्रूटनी। स्क्रूटनी को अपन पहला इन्वेस्टिगेशन बोल सकते हैं। मतलब AIR तो इन्फॉर्मेशन आई, अब इन्फॉर्मेशन के बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ इनकम टैक्स का, और वो इन्वेस्टिगेशन को अपन SSS बोलते हैं, स्क्रूटनी सर्वे सर्च। क्या क्या चीज़ है? स्क्रूटनी सर्वे सर्च। ये SSS जो होता है ये इनकम टैक्स का इन्वेस्टिगेशन होता है। तो स्क्रूटनी का मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको बुला रहा है, वो ये बोल रहा है कि भाई आप बताइए कि हमने आपके यहाँ ये इरेगुलरिटी पकड़ी है, आप हमारे क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि ये पैसा आपके पास कहाँ से आया। तो वो हमसे जवाब तलब करते हैं। पहले तो ये फेस टू फेस होता था। फेस टू फेस का मतलब जैसे हम लोग और आप लोग पढ़ते थे और पढ़ाते थे फेस टू फेस, ठीक है। तो हम लोग भी डिपार्टमेंट जाते थे, फेस टू फेस इनकम टैक्स ऑफिसर से मिलते थे, अपने पेपर्स उनको सबमिट करते थे, उनकी क्यूरीज हम समझते थे, एंड दिस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाज फेस टू फेस स्क्रूटनी। अब ये चीज़ हो गई वर्चुअल, जैसे क्लास है वैसी तरीके से इनकम टैक्स भी वर्चुअल डील करता है। तो एक ऑनलाइन लेटर आता है, उस ऑनलाइन लेटर का हम ऑनलाइन रिप्लाई करते हैं, और वो क्वेश्चन हम खेलते रहते हैं बाय वर्चुअल मोड। पर दिमाग में क्वेश्चन उठा कि यार इसको वर्चुअल करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। बेटा, एज यू माइट बी अवेयर कि हम जो है वो एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ों के पैसे देने पड़ते थे। कुछ लॉफुल मोड से देना पड़ते थे, कुछ अनलॉफुल मोड से अनफॉर्चुनेटली देने पड़ते थे। सो गवर्नमेंट इज़ वेरी सीरियस ऑन दिस मैटर। गवर्नमेंट नहीं चाहती कि आप जब फेस टू फेस किसी से मिलेंगे तो वो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए हो सकता है कि अपने एक कॉस्ट बोले, तो बोले मैं आपकी बात क्यों मानूं, आप मुझे 5 लाख रुपए दोगे तब मैं आपकी बात मानूंगा, है ना। सो गवर्नमेंट नहीं चाहती कि न्यूसेंस क्रिएट हो, और इसके लिए उन्होंने सारा मोड वर्चुअल स्टार्ट कर दिया। अब एसएससी मतलब वो पर्सन जिसकी स्क्रूटनी हो रही है, उसको ये पता ही नहीं होता कि उसके पास चिट्ठी कहाँ से आई है। उसके पास सिर्फ एक मोड होता है कि ये लेटर आया है और मुझे इसका रिप्लाई देना है। तो जब व्यक्ति की अप्रोचेबल ही नहीं होगा तो करप्शन ही नहीं होगा। तो इसलिए इसको वर्चुअल मोड में स्टार्ट करा गया, और इस चीज़ को बोलते हैं स्क्रूटनी। स्क्रूटनी का मतलब क्या है? देयर आर सम क्वेश्चनर्स बिटवीन whom? Between SSC and Income Tax Department who are interacting on virtual platform by the means of letters, and ये letters को अपन बोलते हैं स्क्रूटनी। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेटिस्फाई हो जाता है कि हमने जो क्वेश्चंस पूछे थे आपने उसके सही जवाब दिए, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस स्क्रूटनी को ड्रॉप कर देता है, मतलब वो उसके में कोई कार्रवाई नहीं करता। पर अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेटिस्फाई नहीं हो पाता, उसको ऐसा लगता है कि आपके जवाब जो हैं वो अप्रोप्रिएट नहीं है, आप अपनी बातों को लॉजिकली जस्टिफाई नहीं कर पाए, आप अपने केस को
फ्रूटफुल तरीके से प्ली नहीं कर पाए तो वो आपके अगेंस्ट में एक ऑर्डर पास करते हैं, और वो जो ऑर्डर होता है उस पर वो टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी लगाते हैं। ये जो टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी लगाते हैं ऑर्डर में, दैट इज चैलेंजेबल। उसको एसएससी चाहे तो चैलेंज कर सकता है। कैसे चैलेंज कर सकता है, वी विल स्टडी दैट। आज पहली क्लास में तो अपन इसको नहीं करेंगे। नहीं सिमी, ऐसे जनरल क्वेश्चन नहीं करते बेटा, स्पेसिफिक क्वेश्चंस करते हैं। सिर्फ ये पूछना कि हाउ इज योर इनकम तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपके पास वो तो इनकम टैक्स का रिटर्न है, वो सब पूछ लेंगे। दे आर वेरी स्पेसिफिक। दे आस्क अबाउट एंट्रीज, दे आस्क अबाउट द फैमिली ट्री, they ask about your investments, they ask about your properties, right? So the questions are very specific, transaction basis वो एंट्री करते हैं। कई बार तो मालूम है स्क्रूटनी कैसे आ जाती है। सपोज किसी एक व्यक्ति के यहाँ रेड हुआ, मेरे एक क्लाइंट थे, उनके यहाँ रेड हुआ, वो डॉक्टर थे, हॉस्पिटल था, उनके यहाँ एक डायरी पकड़ी गई इसी में। उस डायरी के अंदर एक वर्ड लिखा हुआ था, सपोज रामलाल, और उसके आगे लिखा था 4L, ऐसा लिखा था रामलाल, और उसके आगे लिखा था 4L परमार। तो जब डायरी में 4L लिखा हुआ था तो इनकम टैक्स वालों ने पूछा भैया उनसे कि तुम ये 4 लाख रुपए पर मंथ किसको दे रहे हो। एक्चुअली वो मनी लैंडिंग का काम करते थे ब्लैक में। तो उसने बोला कि साहब ये तो मेरा दूध वाला है, इससे मैं 4 लीटर दूध लेता हूँ, तो इसलिए मैंने डायरी में लिखा। बोले बाकी सारे फाइनेंशियल डायरी में करोड़ों के ट्रांजैक्शन है और दूध वाले का हिसाब तुमने इसमें लिखा हुआ है। बेवकूफ़ समझा है। वहाँ पर उसका नंबर भी लिखा हुआ था। उस नंबर को ट्रैकिंग पे डाला, और ट्रैकिंग पे डालने के बाद वो पता चला कि यार बैरागढ़ में किसी मनी लेंडर का बिजनेस है। इस डायरी के बेसिस पे बेचारे उस मनी लेंडर के यहाँ सर्च हो गया, छापा पड़ गया और उसकी इन्वेस्टिगेशन निकाल दी गई। तो देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान आते हैं और बहुत स्पेसिफिक आते हैं, इसमें जनरलाइज क्वेश्चंस नहीं आते। ओके, इसको अपन बोलते हैं क्वेश्चन आयर। आप समझ पा रहे हैं, इमेजिन कर पा रहे हैं? केस लॉ आदि बेटा मैं बता रहा हूँ ना, अभी सारी चीज़ें मत जाओ, केस लॉ पे मत जाओ, इन सारी चीज़ों पे मत जाओ। पहले बेसिक समझो, डिस्टॉर्टेड माइंड से मत बैठो। ठीक है, जहां से हम अभी पढ़ रहे हैं वहां से पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि तुम लोग अगर यहाँ से बात करोगे ऐसी चीज़ों की कि केस लॉ, अमेंडमेंट, फलाना ढिमका, सो दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट कन्विंसिंग फॉर मी। मैं अभी यहाँ पे आपको जो चीज़ बता रहा हूँ उस पर अपन डिस्कस करते हैं, उस पर अपन स्टडी करते हैं। जब तुम लोग उस लेवल पे पहुँचते जाओगे तब मैं तुम्हारे क्वेश्चन के रिप्लाई देता जाऊँगा, राइट? क्योंकि अभी हमने बच्चों को बताया ही नहीं है कि केस लॉस क्या होते हैं। समझो बात को। नेक्स्ट इज सर्वे। सर्वे का मतलब क्या लग रहा है कि यार यहाँ पे थोड़ा सा ऑफेंस बड़ा है, यहाँ पे इनकम टैक्स को लग रहा है कि यार कुछ गड़बड़ बड़ी है। तो सर्वे के दौरान नॉर्मली इनकम टैक्स ऑफिसर्स जो होते हैं वो विजिट करते हैं ऑन बिजनेस प्रीमाइसेस। ये किसी न किसी वर्किंग डे पे विजिट करेंगे, और वर्किंग डे पे विजिट करने के बाद ये आपसे आपके स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे, आपकी सारी बुक्स देखेंगे, आपके गले में जितना कैश रखा है उसका टोटल करेंगे। मतलब ये बिजनेस प्रीमाइसेस में रह के पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, आपके एसेट्स कितने हैं, आपने कितना पैसा लगा रखा है दुकान पे, ये देखेंगे। अगर इनको कोई भी चीज़ डिसप्रपोर्शनेट लगती है और ऐसा लगता है कि आप गलत जानकारी दे रहे हो और आपका घपला जितना दिख रहा है उससे बहुत बड़ा है, तो इस सर्वे को ये सर्च में बदल देते हैं। सर्च सबसे अल्टीमेट फॉर्म होता है, रेड होता है। तो सर्वे का मतलब द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इज कमिंग टू योर बिजनेस प्रीमाइसेस, नॉर्मली बिजनेस प्रीमाइसेस, दे इन्वेस्टिगेट योर बिजनेस प्रीमाइसेस, आपका स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। एक जगह सर्वे हुआ, एक ज्वेलर का सर्वे हुआ। कोविड पीरियड में उसने 84 लाख रुपीज़ अपने अकाउंट में जमा कर दिए थे। कोविड नहीं, सॉरी, डीमोनेटाइजेशन पीरियड। तो इनकम टैक्स को लगा यार ये तो छोटा सा बिजनेसमैन था, इसके पास स्टॉक ही 50-60 लाख रुपए का दिखाता था, इसने 84 लाख रुपए, 84 लाख रुपीज़ कैसे अपने अकाउंट में जमा कर दिए। तो एक दिन एक टीम पहुंच गई उसकी बिजनेस प्रीमाइसेस पे। जब बिजनेस प्रीमाइसेस पे पहुंची तो पता चला कि साहब ये जो 60 लाख रुपए का स्टॉक बोल रहा है, इसकी दुकान पे 6.5 करोड़ का स्टॉक रखा हुआ था। तो पहला क्वेश्चन उससे सिमी क्या पूछा जाएगा कि भाई तुमने 60 लाख बता रखा है अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, और जबकि तुम्हारा स्टॉक है 6 करोड़ 40 लाख, जीपी रेशियो बढ़ जाएगा एक। तो दूसरा, ये स्टॉक खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आया।
सो दीज ऑल थिंग्स, क्योंकि अगर ये दुकान पे नहीं जाते तो पता ही नहीं चलता कि इतना सारा स्टॉक रखा हुआ है ना। इस चीज़ को बोला जाता है सर्वे। ठीक है, सर्वे ज़रूरी नहीं एक ही दिन में कंक्लूड हो, सर्वे में 2 दिन भी लग सकते हैं, 3 दिन भी लग सकते हैं, जाएंगे वर्किंग डे पे। इस चीज़ को बोलते हैं सर्वे। और लास्ट चीज़ होती है बेटा सबसे अल्टीमेट चीज़, सर्च। सर्च का मतलब होता है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन टीम जाती है, 40-40, 50-50 गाड़ियाँ जाती हैं, उनकी पूरी रेकी करी जाती है, उनकी फ़ोन ट्रैकिंग होती है, पहले सारी की सारी डिटेल्स उनकी निकाली जाती हैं। मतलब जब इन्वेस्टिगेशन टीम सर्च करने आती है तो उनको ये भी पता होता है बातों से, क्योंकि वो पूरी फ़ोन रिकॉर्डिंग सुन रही होती है, कौन सी अलमारी में, कौन से कलर की अलमारी में कितना पैसा पार्क है, कौन कौन लोग हैं। बिल्कुल बेटा, रेड मूवी में बहुत कम दिखाया है इसमें। आज की डेट में जो सर्च होता है वो और हाईटेक होता है, और ना सिर्फ आपके यहाँ होता है बल्कि आपके अकाउंटेंट्स क्या होता है, आपके एम्प्लॉयज़ क्या होता है, आपके जो कस्टमर्स होते हैं, पूरे एक रैकेट बनाते हैं कि आप कहाँ कहाँ से कनेक्टेड हो। घर पे एक ही टाइम पे घर पे आएंगे, एक ही टाइम पे बिजनेस प्रोमाइसेस पे आएंगे, और ये किसी भी दिन आ सकते हैं। विक्रांश, ऐसा होता नहीं है टेक्निकली कि पैसा नहीं मिलता, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर किसी के घर भी सर्च करने पहुंच जाए। पहले उसको पूरी डिटेल बनानी पड़ती है, पूरी समरी शीट बनती है। इवन आपने अगर रेड मूवी देखी थी तो रेड मूवी में आपने देखा होगा कि अजय देवगन जो है वो CBDT जाता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के हेड से मिलता है, क्योंकि उसको पॉलिटिशियन क्या रेड करनी थी। उनके सिग्नेचर होते हैं, उनका सेटिस्फेक्शन नोट साइन होता है, तब कहीं जाके आप रेड कर सकते हैं। तो आपको पहले एविडेंसेस जुटाने पड़ते हैं कि साहब मैं यहाँ पर सर्च करने जा रहा हूँ, मैं ऑफिसर हूँ, ये मेरे पास एविडेंसेस हैं, क्या मैं सर्च कर सकता हूँ। तो जो डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशंस होते हैं ना, तो सर्च की मैं बात कर रहा था बेटा, तो सर्च में उनके पास बहुत सारे पहले क्लूज रहते हैं। मैं तुम्हें एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ। जैसे सपोज किसी के सर्च करनी है, से अपन ने मान लिया कि भाई हमारे APT में राहुल जैन सर हैं, बहुत ही अरबपति करोड़पति आदमी, अब उनके सर्च करनी है। सो एंड आई एम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, तो व्हाट आई विल डू, सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि राहुल जैन सर के पूरे पे ITR, कंप्यूटेशंस, ठीक है, बैलेंस शीट्स, इनको साइड एक तरफ रख लूँगा, इनकी इन्वेस्टिगेशन करूँगा। फिर मैं कुछ इंस्पेक्टर्स होते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स, उनको बोलूँगा कि जनरल वहाँ पे घूमो, नज़र रखो ज़रा इनके ऊपर, कौन सी गाड़ी से आते हैं, कैसी गाड़ी से जाते हैं, इनकी वाइफ कौन सी गाड़ी यूज़ करती है, क्या लाइफस्टाइल है, किन लोगों से मिलते हैं। फिर मैं इनके घर के फ़ोन ट्रैकिंग पे डाल दूँगा। जब फ़ोन ट्रैकिंग पे डाल दूँगा तो भाई वो राहुल सर जो है, जैसे सपोज फ़ोन पे बात करेंगे, 5 खोखा कलेक्ट कर लेना, 4 खोखा इधर दे देना, तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं कर लूँगा। फिर जिस व्यक्ति को वो फ़ोन पर रेगुलरली बात कर रहे हैं, मैं उस व्यक्ति का फ़ोन भी ट्रैकिंग पे डाल दूँगा। फिर वो पैसा कहाँ से जा रहा है उसका पूरा एक सिस्टम बनाएंगे अपन, कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है, किसके यहाँ पार्क है, लाइक दैट। ठीक है, देन बिजनेस प्रोमाइसेस में अपन कुछ लोगों को छोड़ देंगे, वो वहाँ पे जाके कस्टमर बन के बात करेंगे। ठीक है, कस्टमर बन के जब बात करेंगे कि भाई मुझे तो नंबर 2 में चाहिए, तो बोले हाँ मैं दे दूँगा। ऐसा होता है। मेरी जो पहली सर्च थी इंदौर में, जब मैंने डील करी थी 2007 में, तो वहाँ पर वो बंदा जो था वो फूड इंडस्ट्री का काम करता था। तो इनकम टैक्स वाले ग्राहक बन के गए और उनसे पूछा कि साहब मुझे तो ग्वालियर में सप्लाई चाहिए, गुना में सप्लाई चाहिए, 10-10 करोड़ की सप्लाई चाहिए, कैश में चाहिए, कैश में पेमेंट करूँगा। आप लोग कैश का काम करते हैं क्या? बोले हाँ बहुत सारा करते हैं, ये देखो ये हमारे ग्वालियर के डीलर हैं, ये हमारे गुना के डीलर, ये पूरा कैश में माल लेते हैं। तो भाई साहब वो खुद तो निपटे, उन्होंने सबकी इन्फॉर्मेशन दे दी कि साहब ये लोग भी जो है हमसे कनेक्टेड है अपनी बड़प्पन के चक्कर में। बहुत ही बढ़िया रहा। अब इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पूरी जब इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, पूरा उनका कच्चा चिट्ठा निकाल लिया, तब कहीं जाके वो एक सेटिस्फेक्शन नोट बनाते हैं। वो सेटिस्फेक्शन नोट बना के अपने डायरेक्टर ऑफ इन्वेस्टिगेशन को देते हैं कि साहब हमारे पास इस पर्टिकुलर एसएससी के अगेंस्ट में इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, नाउ कैन वी रेड, तो वो ओके बोलते हैं। फिर उनका एक प्लान बनता है। ये प्लान इतना कॉन्फिडेंशियल होता है कि इसमें जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है और DI होता है, डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन, और जो उनके 1-2 क्लोज लोग रहते हैं, इसके अलावा इसमें डिपार्टमेंट में किसी को कुछ नहीं पता होता कि किसका सर्च होने वाला है, किसका रेड होने वाली है। ठीक है, इसमें गाड़ियाँ अरेंज करी जाती हैं, एक सर्च के अंदर 70-70, 80-80 गाड़ियाँ लगती हैं। उसको किसी और नाम से, कभी शादी के नाम से, कभी किसी इलेक्शन के नाम से, अलग अलग रूट से भेजा जाता है, 5-5, 7-7 गाड़ियाँ, ताकि किसी को खबर ना लगे कि रेड्स वाली गाड़ी आ रही है।
बहुत इंटरेस्टिंग होता है, मैं पूरा सिस्टम बताऊंगा कभी तुम लोगों को, ठीक है। इसके बाद वो अलग अलग जगह पे मिल जाते हैं, उनको रास्ते के बीच में जो है वो नोट एक सील्ड एनवलप दिया जाता है, वो सील्ड एनवलप खोलते हैं, उनको पता चलता है कहाँ जाना है। जिस एरिया में वो रेड करते हैं वहाँ के पुलिस थाने में उनको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, वहाँ से थाने से पुलिस ऑफिसर्स वहाँ पे आके खड़े हो जाते हैं ताकि कोई न्यूसेंस क्रिएट ना हो। सो ये पूरी चीज़ होती है। वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जब जाती है सर्च करने, तो सर्च करने के बाद सबसे पहले जो प्रोटोकॉल्स होता है, ऐसा नहीं कि सीधा मार काट कर मचा दिया उन्होंने। जिस भी व्यक्ति के यहाँ सर्च करने जाते हैं सबसे पहले एक लेटर देते हैं, लेटर में अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, आई एम सो एंड सो, दिस इज़ योर लेटर ऑफ सर्च, हम आपको प्रोमाइस सर्च करने आए हैं। सर्च वर्किंग डे के अंदर भी हो सकती है और छुट्टी के दिन भी हो सकती है। ये तब तक चलती है जब तक वो पूरी सेटिस्फाई ना हो जाए, कितने भी दिन तक सर्च चल सकती है। वो आप ही के यहाँ रुकते हैं, खाना उनका ज़रूर उनके पैसों से आता है, पर दे स्टे एट योर होम, ठीक है। तो सर्च लेटर पढ़ने के बाद फिर वो अपने आप को पहले ऑफ़र करते हैं कि साहब बिफोर एंटरिंग इनटू द टीम, अगर आप हमारी टीम में किसी का भी आईडी कार्ड देखना चाहते हैं कि हम लोग प्रॉपर इनकम टैक्स वाले हैं कि नहीं है, या फिर आप बेटा कशिश जितने दिन तक भी, जितना बड़ा उनको, जब तक उनकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक सर्च चलती रहती है। वो अपने आप को ऑफ़र करते हैं फॉर चेकिंग, कि अगर जैसे सपोज़ हम लोग टीम के अंदर जाएंगे तो आप अगर हमें चेक करना चाहते हो तो चेक कर लें, मतलब कल को आप ये मत बोलना कि हम पैसे अपने घर से रख के लेके आए थे और आपका प्लांट कर दिए। तो इसलिए वो अपने आप को ऑफ़र करते हैं कि आप हमें चेक करना चाहो तो आप चेक कर सकते हो। फिर वो कोई भी सर्च स्टार्ट करने से पहले वो बोलते हैं कि आपके फेवर के कोई भी 2 इंडिपेंडेंट विटनेस बुला लीजिए। कोई भी इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से पहले विटनेस बुलाया जाता है ताकि वो साइन कर सके कि हाँ भाई ये जो सर्च की इनिशिएशन हुई वो ट्रू एंड फेयर मोड पे हुई, कोई डरा के धमका के या किसी तरह का कोई ज़बरदस्ती में बोर्ड पे नहीं हुआ। तो नॉर्मली आस पड़ोसियों को बुला के जो होता है वो विटनेस कराया जाता है उसी समय। फिर विटनेस कराने के बाद फिर सर्च स्टार्ट होती है, ठीक है। और जब सर्च कंक्लूड होती है, कंक्लूड कराने के बाद फिर उनका पूरा स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट का मतलब बयान होते हैं उनके, आपके पास ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, वो सारी चीज़ें पूछते हैं। पूछने के बाद उनके बयान होते हैं। जो चीज़ उनको ऐसे लगती है कि डिसप्रपोर्शनेट है, उसको बांध के ले जाते हैं, जिसको बोलते हैं इम्पाउंडेड डॉक्यूमेंट्स। जो प्रॉपर्टी लेके जाते हैं उसको बोलते हैं सीज्ड एसेट्स, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट जो लेके जाते हैं वो इम्पाउंडेड डॉक्यूमेंट्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं, और जो एसेट्स लेके जाते हैं वो सीज्ड। पर इसमें एसएससी का भी कुछ हक होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सर्च हुआ और सर्च में किसी के घर गोल्ड निकल रहा है, ज्वेलरी है, तो ऐसा नहीं है कि वो कितनी भी ज्वेलरी लेके चले जाएं, क्योंकि अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ किसी के घर में कितनी ज्वेलरी होगी वो शायद ही किसी को पता होगा। रीज़न, फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज, ये बच्ची का जब जन्म होता है तब से लेकर रिश्तेदार धीरे धीरे करके छोटा मोटा सोने का आइटम देना स्टार्ट कर देते हैं, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाता है। मतलब शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसको एग्जैक्टली पता हो कि उसके घर में गोल्ड कितना है या सोना कितना है। तो उन्होंने सोने की रिटेंशन लिमिट बना के रखी है इंडिया में, कि अगर किसी के घर में इतना गोल्ड मिलता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले पूछेंगे नहीं कि ये सोना कहाँ से आया। मालूम है आपको, ये आपका हाई का राइट है। वो है 500 ग्राम्स गोल्ड पर मैरिड वुमेन, 250 ग्राम्स गोल्ड पर अनमैरिड वुमेन, और 100 ग्राम गोल्ड पर मेल। वेदर मैरिड और अनमैरिड, भाड़ में जाओ, मेल्स के साथ पक्षपात करा। तो 500 ग्राम गोल्ड पर मैरिड वुमेन, 250 ग्राम गोल्ड पर अनमैरिड वुमेन और 100 ग्राम गोल्ड पर मेल। अगर इतना सोना किसी के घर पे मिलता है तो इनकम टैक्स वाले पूछ नहीं सकते, या इस वैल्यूएशन की ज्वेलरी मिलती है तो इनकम टैक्स वाले पूछ नहीं सकते कि ये पैसा, ये ज्वेलरी आपके पास कहाँ से आई। एक छोटा सा एग्जांपल अपन समझते हैं। हाँ विक्रांश, मैं भी बहुत दुखी हूँ, इतनी पार्शलिटी। खैर मैं ज़्यादा दुखी नहीं हूँ, मैं तो गरीब आदमी, मेरे पास तो कुछ होता ही नहीं है। राहुल जैन सर मुझसे बोल चुके हैं कि वो बहुत दुखी हैं कई बार। तो अब सपोज एक फैमिली है, ठीक है। अब उस फैमिली में 4 लोग हैं। पहला हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी।
तो एक न्यूक्लियर फैमिली 4 सदस्य बहुत कॉमन सी फैमिली है। अब कितना गोल्ड उनके रिटेंशन हो सकता है? वाइफ का 500 ग्राम गोल्ड, हस्बैंड का 100 ग्राम गोल्ड 600, डॉटर का बेटा हुआ 250 ग्राम्स गोल्ड 850, बेटे का हुआ 100 ग्राम्स गोल्ड यानी कि 950 ग्राम्स गोल्ड। अब हमारे घर में जितनी भी ज्वेलरी होती है वो ज्वेलरी हमारी नॉर्मली 100% प्योर नहीं होती, 24 कैरेट्स की नहीं होती, वो 22 कैरेट्स 20 कैरेट्स ऐसी होती है। तो जब उसको अपन 24 कैरेट्स के वैल्यूएशन में जाते हैं तो वो आ जाता है ऑलमोस्ट 1 किलो। 1 किलो गोल्ड का मतलब है 70-75 लाख का गोल्ड। मतलब इतना गोल्ड अगर है आपके पास तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले पूछ ही नहीं सकते, ना ही उसको जब्त करके ले जा सकते हैं कि गोल्ड कहाँ से आया। तो अपने राइट्स जानना बहुत ज़रूरी है। सो एनीवे दिस इज सर्च। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस केस के अंदर जब सर्च करता है तो वो दीवारें भी तोड़ सकता है, वो सीलिंग भी तोड़ सकता है, वो बेड भी तोड़ सकता है। दे हैव फुल राइट्स टू डू दैट। ओके, सो दिस इज व्हाट इन्वेस्टिगेशन ऑफ इनकम टैक्स इज देयर। मजा आया सुन के? तो एक बार अपन पहले इसको देख लेते हैं। कितने पार्ट में इन्वेस्टिगेशन डिवाइडेड है? 4। द प्राइमरी थिंग फ्रॉम वेयर द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गेट इन्फॉर्मेशन इज AIR. Second, once they get AIR, once they check the things from the records, if they find any discrepancy तो वो लेटर इशू करते हैं। that letter is known as scrutiny letter. Third, if they feel कि यार there is some discrepancy in stock or something at business premises, they can visit the business premises which is known as survey. It is a lighter mode of search, but if they found कि yes यहाँ तो पूरी दाल ही काली है, सब कुछ गड़बड़ है, so they can do search, they can convert survey into search also. In fact they can do a fresh search also. So that is known as raid. बेटा अगर आदित्य दीवार तोड़ दी है तो उसका डैमेज क्लेम एसएससी तभी कर सकता है अगर वो पाक साफ हो और उसको वो ये प्रूव कर दे कि साहब उसको हैरेसमेंट करा गया है, विच इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी कच्ची गोलियां खेल के सर्च करने नहीं जाता। ठीक है, तो एक पहले अभी सिर्फ एक मुलाकात अपन ने करी कि भाई कैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। आई होप थोड़ा बहुत तो क्लियर हुआ। और कितना रिटेंशन लिमिट होता है? 500 ग्राम गोल्ड पर मैरिड वुमेन, 250 ग्राम्स गोल्ड पर अनमैरिड वुमेन, 100 ग्राम्स गोल्ड पर मेल। तो ये इतना तक अगर आपके पास रखा हुआ है तो इसको इस चीज़ को अपन बोलते हैं रिटेंशन लिमिट ऑफ गोल्ड। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट थिंग। बहुत सारी चीज़ें अपन को पढ़ना बाकी है। अच्छा, अभी तो मैं सिर्फ मुलाकात ही कर रहा था। अपन बार बार बोल रहे हैं इनकम टैक्स इनकम टैक्स। एग्जैक्टली ये इनकम क्या होता है? मुझे मालूम है, सारे बच्चों को मालूम है कि इनकम टैक्स जो होता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है, मुझे मालूम है ना? तो सबको पता है। अभी आदित्य सर भी आपको इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ाएंगे तो वो स्टार्टिंग ही वहाँ से करेंगे कि टैक्स 2 तरीके का होता है, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। वो आपको बहुत प्यार से पूरा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स बताने वाले। तो मैंने सोचा मैं नहीं बताता, लेट देम डू। तो सवाल उठा कि यार इनकम क्या है, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय इनकम। What we earn. Priyanshu, can you please elaborate the meaning of earning? मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं रास्ते पे चल रहा हूँ और रास्ते पे चलते चलते मेरे आगे आगे एक चोर भाग रहा था, उसके पास एक बैग था, तो पुलिस उसके पीछे पड़ी थी, वो बैग साइड में रख के भाग गया। अब मैं रास्ते पे चल रहा था, मुझे वो बैग मिल गया, उसमें 10 लाख रुपए रखे थे। क्या ये मैंने अर्न करा है या ये मेरी इनकम है? सारे बच्चे बोल रहे नहीं, नहीं है। क्यों नहीं है? मैं थोड़ी देर के लिए मॉरल साइंस को एक तरफ रख रहा हूं, ये पैसा मैं वापस नहीं करने वाला। फिर भी नहीं है। कनक तोलानी, अर्निंग बाय एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी। अरे बाप रे, बड़े भारी भरकम वर्ड्स यूज करते हो तुम लोग। अच्छा, अभी है ना वो कुछ लोग ड्रीम 11 पे टीम वीम बना रहे थे, उससे पैसा जीते थे। आजकल वो ऑनलाइन बहुत सारे फर्जी गेम वेम चलते हैं जो कुछ जीत जाते हैं उसमें। कुछ लोग सट्टा मटका खेलते रहते हैं, उससे जीत जाते हैं। तो ये पैसा इनकम है कि नहीं है?
नहीं। चलो अपन एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अभी तुम्हारे मैं क्वेश्चन सिर्फ सुनता जा रहा हूँ। सपोज मैंने मान लिया कि मैं एक कॉन्ट्रैक्ट किलर हूँ, या कॉन्ट्रैक्ट किलर नहीं हूँ, मैं एक बड़ा ईमानदार टाइप का डॉन हूँ। मैं क्या करता हूँ, लोगों को किडनैप करता हूँ। किडनैप करने के बाद मैं उनसे रैंसम मांगता हूँ, और उनका रैंसम आता है तो फिर मैं उनको छोड़ देता हूँ। ठीक है, मैं मुन्ना भाई से प्रेरित हूँ सपोज। ठीक है, मेरे पास एक सर्किट भी है, तो वो हम लोग इस तरीके के गेम खेलते रहते हैं। सो नाउ बड़ी मेहनत से मैंने उसको किडनैप करा था। किडनैप करने के बाद मतलब मैं तो बोलता हूँ ये मेरा बिजनेस है, पर मैं बहुत ही ईमानदार हूँ, मैं उस पर इनकम टैक्स भरना चाहता हूँ, पूरा इनकम टैक्स बताना चाहता हूँ कि देखो मैंने इतना पैसा कमाया, कैन आई डू सो। आदि सर बोल रहे हैं नहीं नहीं, अनंत जी बोल रहे हैं नहीं नहीं, सब लोग नहीं बोल रहे हैं। चलो अब एक और टर्निंग पॉइंट। इनकम टैक्स में मज़ा यहीं पे आता है कि जहाँ पे लोगों की सोच खत्म हो जाए वहाँ से शुरू करें। अर्नव सेठी का बहुत ही शानदार जवाब, नो सर अनलॉफुल थे। एग्जैक्टली मैं यही चीज़ जानना चाह रहा था। इनकम टैक्स बोलता है कि देयर इज एब्सोल्युटली नो डिफरेंस बिटवीन लीगल एंड इलीगल इनकम। बोले हमें बिल्कुल घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आपकी इनकम लीगल है कि इलीगल है, आप तो हमें टैक्स दे दो, हम किसी को कुछ नहीं बताने वाले। सो अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स, इफ़ यू आर डूइंग एनी इलीगल एक्टिविटी, जैसे मैंने बताया कि साहब मैं एलिमनी ले लेता हूँ, मैं रैंसम ले लेता हूँ, और रैंसम लेने के बाद लोगों को छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो ये जो रैंसम मैं ले लेता हूँ, रैंसम लेने के बाद लोगों को छोड़ देता हूँ, और मैं इसको अपना इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन बताना चाहता हूँ, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलते बताओ, हमें क्या लेना देना। तो ये एक बहुत ही विचित्र चीज़ है कि इनकम टैक्स के हिसाब से देयर इज एब्सोल्युटली नो डिफरेंस बिटवीन लीगल एंड इलीगल इनकम। अगर आपको पैसे पड़े मिले हैं रास्ते पे, आपने वो पैसे उठा लिए, और पैसा उठाने के बाद आप उसको यूटिलाइज कर रहे हो, ठीक है, पैसे लेने के बाद आप उसको यूटिलाइज करो, कहाँ यूटिलाइज कर रहे हो कि भाई अपने अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ करो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है लुक देयर आर टू थिंग्स, आपने अगर कोई इमोरल या अनएथिकल एक्टिविटीज़ करी है तो भाई आपको वो पुलिस डिपार्टमेंट वाले पकड़ेंगे। हमारा काम है आपका कमाए हुए पैसे के ऊपर टैक्स लेना, तो आपने जो कमाया उस पर आप टैक्स दे दो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी शॉकिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बिल्कुल सिमी, अगर वो सीधा बताए कि किडनैप करके पैसा लिया है फिर भी टैक्स दे सकता है, क्योंकि वो तो टैक्स दे रहा है ना। इनकम टैक्स को लीगल इलीगल से कोई मतलब नहीं। तो दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी डिफरेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन लीगल एंड इलीगल इनकम। हालांकि एक चीज़ है कि जो इलीगल एक्सपेंसेस होते हैं वो कंसिडर नहीं होते इनकम पे। तो बोले जो पैसा आ रहा है उस पर टैक्स दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आपने किसी को रिश्वत दे दी, आपने कोई खर्चे कर दिए, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि भाई इन खर्चों को हम नहीं मानेंगे, ये एक्सपेंसेस विल नॉट बी कंसिडर्ड। सो ओनली लीगल इनकम विल बी, लीगल एक्सपेंसेस विल बी कंसिडर्ड। पर इनकम कोई सी भी हो सकती है, लीगल भी हो सकती है, इलीगल भी हो सकती है, ये अपन पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। तो थोड़ा सा टाइम कम बचा, अब अपन एक बार ओवरव्यू पढ़ लें अपन को इस पूरे चैप्टर्स के अंदर इनकम टैक्स में क्या क्या पढ़ना है और कोई सा चैप्टर क्यों बनाया गया, राइट। तो बेटा सबसे पहले आपको पढ़ाया जाएगा बेसिक कॉन्सेप्ट्स इनकम टैक्स। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आपको बताया जाएगा कि जितनी भी टर्मिनोलॉजी इनकम टैक्स में आ रही है, बिकॉज सी द टर्मिनोलॉजी एज पर इनकम टैक्स इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ नॉर्मल इंग्लिश, लाइक, और इंटरप्रिटेशंस बहुत डिफरेंट होते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, ठीक है। मुझे कहानी सुनाने की बहुत आदत है, तो मैं कहानी के थ्रू सुनाता हूँ कि इंटरप्रिटेशंस इनकम टैक्स में बड़े डिफरेंट होते हैं। एक जगह बोर्ड लगा हुआ था, बोर्ड पे लिखा था कि दुनिया में 60% एक्सीडेंट, सॉरी दुनिया में 40% एक्सीडेंट उन लोगों के होते हैं जो पी के गाड़ी चलाते हैं। आई रिपीट, एक रोड पे एक बोर्ड लगा हुआ था, उस पर लिखा था कि देयर आर
40% accidents in the world because of drunk and drive. So don't drink and drive. ये बड़ा अच्छा सा मैसेज वहाँ पे लिखा था। अब वहाँ पे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट पहुँच गया। चार्टर्ड अकाउंटेंट थोड़े बिगड़े किस्म के थे, उनको ये बात बतानी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, ठीक है, तो उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उन्होंने अपने हिसाब से चीज़ों को इंटरप्रेट करने की कोशिश करी, और इंटरप्रेट करने के बाद उन्होंने वहाँ पे साइड में लिखा दैट मीन्स कंक्लूजन कि 60% एक्सीडेंट उन लोगों के होते हैं जो बिना पिए गाड़ी चलाते हैं। सो ड्रिंक एंड ड्राइव। सो अर्थ का अनर्थ करना भी लॉ का हिस्सा हो जाता है कई बार। सो इंटरप्रिटेशंस कई बार बहुत लोग बाग गलत निकाल लेते हैं, तो हमें बेसिक कॉन्सेप्ट में ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि इंटरप्रिटेशंस कैसे होते हैं। एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल, और एक पार्क था, ठीक है, पार्क में लिखा हुआ था कि घास पे चलना मना है, ट्रेस पासिंग प्रोसिक्यूटेड, घास पे चलना मना है। तो वहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी फैमिली के साथ गया था। उसके बच्चों ने बोला पापा आप तो हमें पार्क लेके आए, यहाँ पे तो पार्क में लिखा है घास पे चलना मना है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने वहीं पे अपना पेन निकाला, शीट निकाली और लिखा दैट मीन्स यू कैन रन ऑन ग्रास, यू कैन रोल ऑन ग्रास, आप घास पे दौड़ सकते हो, आप घास पे लौट सकते हो, ठीक है, आप घास पे खेल सकते हो, बस आप घास पे चल नहीं सकते। सो ये इंटेंशन ऑफ लॉ तो नहीं था जिस कारण लिखा गया, पर इंटरप्रिटेशन का इशू है। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स। मजा आएगा इसको समझ के। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा रेसिडेंशियल स्टेटस। ये चैप्टर क्या है, लेट्स सी। रेसिडेंशियल स्टेटस, ये चैप्टर क्यों बनाया गया? हर चैप्टर को बनाने के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक्स हैं। सचिन, अगर आप इंडिया में रह रहे हो, इंडिया में कमा रहे हो, ठीक है, अब बांग्लादेश में तो बहुत सारे पंगे हो रहे हैं, तो बांग्लादेशी आके आपसे बोल रहे हैं कि साहब बांग्लादेश में बहुत फाइनेंशियल क्रंच है, आप बांग्लादेश में टैक्स दे दो। विल यू पे टैक्स इन बांग्लादेश? सचिन, हम अपनी कंट्री को नहीं दे पाते ईमानदारी से, बाहर के देंगे खाक? ऑफ कोर्स नो, नॉट एट ऑल। पर अगर अब मैं आपसे बात करूं कि बांग्लादेश में आपका एक घर है और आप इंडिया में रह रहे हो, और वहां से आप रेंटल इनकम कमा के इंडिया भेज रहे हो, फिर बांग्लादेश गवर्नमेंट बोल रही है कि उसके ऊपर टैक्स दे दो, तो आप दोगे? अब तो देना पड़ेगा, मजबूरी है। यस, तो बेटा दो चीजें होती हैं कि आपकी इनकम कहां पे हुई। अब अगर आप सपोज सचिन आप बांग्लादेशी ही होते और आपका इंडिया में घर होता, और इंडिया से पैसा जो था वो बांग्लादेश जाता, अब बांग्लादेश वाले बोल रहे हैं कि आप टैक्स दो इसके ऊपर, तब भी देना पड़ता है बिकॉज यू आर लिविंग देयर, मजबूरी है आपकी। तो जहाँ पे आप कमा रहे हो, जहाँ पे आप रह रहे हो, जैसा लॉ बनाएंगे वैसा आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो देयर आर टू फैक्टर्स, एक आप कहाँ रह रहे हो और दूसरा आप कहाँ कमा रहे हो। तो किस इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा, ये एक पूरा इंटरनेशनल टैक्सेशन सिस्टम है, जिसके कारण बहुत सारी ट्रीटीज़ हुई हैं बिटवीन कंट्रीज़ की कौन सी कंट्रीज़ के ऊपर टैक्स लगना चाहिए, कौन सी कंट्री से कमाई हुई इनकम के ऊपर टैक्स लगना चाहिए, कहाँ पर ट्रीटीज़ हैं, कहाँ पर डबल टैक्सेशन आएगा। इस चैप्टर को समझने के लिए उन्होंने एक चीज़ बनाई जिसका नाम था रेसिडेंशियल स्टेटस। अंडरस्टूड? क्यों बनाया गया? इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द टैक्सेबिलिटी ऑफ द इनकम, कि दैट इनकम इज टैक्सेबल इन विच कंट्री। जो चैप्टर बनाया गया उस चैप्टर का नाम था रेसिडेंशियल स्टेटस। इट इज समथिंग विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम सिटीजनशिप। हम नॉर्मली क्या होता है वर्ड यूज करते हैं सिटीजन ऑफ इंडिया, एनआरआई, ऐसे वर्ड हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। इनकम टैक्स की खुद की टर्मिनोलॉजी है, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, ठीक है, नॉट एनआरआई, रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट, ordinary or not ordinary resident. So these are the type of things which we are going to use in this chapter. और वो इनकम कैसे टैक्स लगेगी that we will study. Okay? तीसरी चीज, इसके बाद इनकम का क्लासिफिकेशन, जिसमें टोटल इनकम को उन्होंने हेड्स में 5 हेड्स में डिवाइड करा हुआ है। एंड दैट हेड्स ऑफ इनकम आर, फर्स्ट वन income from salary,
दिस वन, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन विच वी कॉल इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। चौथा, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, एंड दुनिया में जिसका कोई नहीं होता उसका पांचवा हेड होता है, वो होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो टोटल इनकम को उन्होंने 5 हिस्सों में डिवाइड करा। पहला, सैलरी की इनकम, यू नो वेरी वेल। दूसरा, रेंटल इनकम, अगर आप मकान के मालिक हैं और आपको कोई किराया मिल रहा है तो उसके ऊपर बोलते हैं हाउस प्रॉपर्टी इनकम। अगर आप अपना खुद का बिजनेस चला रहे हैं तो दैट इज इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। अगर आप कोई कैपिटल एसेट बेचते हो और उस कैपिटल एसेट को बेचने पे आपको कोई प्रॉफिट या लॉस होता है तो दैट इनकम इज इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। और ऐसी इनकम जो इन 4 हेड में फॉल नहीं करती, सपोज आप लॉटरी में जीत गए, सपोज आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, आपको गिफ्ट मिल रही है, तो जो ये 4 हेड में कवर नहीं होते उसको अपन बोलते हैं 5वें इनकम, दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने अपनी हेड्स ऑफ इनकम में 5 हेड्स में अपनी इनकम को डिवाइड करा। तो हम ये पढ़ने वाले हैं कि हेड्स ऑफ इनकम क्या होगी। एक्नॉलेज करिए, समझ में आ रहा है ना? अभी तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि चैप्टर्स क्यों बनाए गए? ठीक, इन 5 हेड्स को जब अपन प्लस करते हैं तो वी गेट एन एग्रीगेट ऑफ इनकम विच इज नोन एज ग्रॉस टोटल इनकम। इन 5 हेड को प्लस करा, 5 हेड्स को प्लस करने के बाद एक इनकम आया जिसको हमने बोला ग्रॉस टोटल इनकम। इसके बाद उन्होंने बोला कि हम आपको कुछ टैक्स प्लानिंग के तरीके देंगे। हमने बोला क्या करेंगे आप? उन्होंने बोला कि हम आपको इनकम में से कुछ डिडक्शंस देंगे जिसके कारण आपकी टैक्सेबल इनकम कम बचेगी और आपको टैक्स कम पे करना पड़ेगा। तो हमने बोला अच्छी बात है, तो यार बहुत ही शानदार बात है। अगर हमारा लॉफुल एंड लीगल तरीके से टैक्स बच रहा है तो नथिंग कैन बी बेटर देन दैट। तो उन्होंने एक चैप्टर हमें इंट्रोड्यूस करा, डिडक्शंस, विच इज फॉर टैक्स प्लानिंग। ठीक है, जैसे सपोज मेरी ग्रॉस इनकम आई 25 लाख, उन्होंने बोला 2 लाख रुपए आप जो है वो टैक्स प्लानिंग में माइनस कर सकते हैं, तो मुझे जो टैक्स देना पड़ेगा वो 23 लाख पे देना पड़ेगा। तो ग्रॉस में से इतिहास गवाह है जब जब ग्रॉस वर्ड आया है तब तक नेट आया है। तो ग्रॉस में से अपन डिडक्शंस को माइनस कर देते हैं एंड वी गेट नेट इनकम। इसके बाद हमें ये समझना है टैक्स कैलकुलेशंस। नेट इनकम के ऊपर टैक्स कैलकुलेशन कैसे करेंगे। कुछ टैक्स में से भी चीजें माइनस होती हैं जिसको अपन बोलते हैं रिबेट रिलीफ। जो इनकम से माइनस होता है वो डिडक्शन और जो टैक्स से माइनस होता है वो रिबेट एंड रिलीफ। और इसके बाद हमें जमा करना, बेटा ये समझना है कि मोड ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, जिसमें से टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होता है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स होता है, कि हम टैक्स को कैसे जमा कर सकते हैं। सो दीज ऑल थिंग्स आर देयर व्हाट वी हैव टू स्टडी इन इनकम टैक्स इन सीए इंटर। ठीक है, अब मैं 5 मिनट ओपन हाउस दे रहा हूं। अब तुम लोग अपने पॉइंट्स आराम से पूछो, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे इसको कुछ भी चीज़ अभी कॉपी नहीं करनी है, बाद में अपन समझेंगे, सारी चीज़ें लिखेंगे। तो हमने क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो हमने देखा। हालांकि मैंने क्वेश्चन पूछा था जिसका जवाब अभी पेंडिंग है। वो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि बच्चों इनकम क्या होता है। इनकम इज समथिंग विच इज पॉइंट नंबर 1, विच इज नॉट ट्रांसफर ऑफ मनी। ट्रांसफर ऑफ मनी नहीं है। ट्रांसफर ऑफ मनी का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा पैसा जो मेरे ही एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जा रहा है, या मेरे पेरेंट्स से मेरे अकाउंट में आया, वो भले ही मेरे पेरेंट्स से आया पर वो पैसा जो है वो मैंने कमाया नहीं, मतलब मेरे घर का पैसा सर्कुलेट हो रहा है। ठीक है, विद इन द फैमिली सर्कुलेट हो रहा है। तो इनकम इज समथिंग विच इज नॉन रिफंडेबल, आपके लिए लाइबिलिटी नहीं है। विच इज फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, आपका खुद का पैसा नहीं, खुद का ही पैसा सर्कुलेट नहीं हो रहा। ठीक है, विच मे बी लीगल और इलीगल, वो लीगल और इलीगल किसी में भी हो। एंड चौथा विच इज सब्जेक्ट टू टैक्स, उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी आ सके। ये सारी की सारी चीज़ें जो होती है वो इनकम कहलाती हैं। और ये खुशी जो होती है, ये जो इनकम होती है, इस खुशी के ऊपर डिपार्टमेंट हमसे एक चुंगी काट लेता है, उस चुंगी को बोलते हैं बेटा टैक्स। सो ओवरऑल जो इनकम थी उसको हमने इन 5 हेड्स में डिवाइड करा था।
तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें इनकम में याद रखनी हो क्या है कि इट शुड नॉट बी अ लायबिलिटी, वो वापस करने वाली नहीं होनी चाहिए। दूसरा, इट मे बी लीगल और इलीगल, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट द थर्ड वन, इट शुड नॉट बी ट्रांसफ़र ऑफ मनी। ट्रांसफ़र ऑफ मनी का मतलब है सिंपल हमारे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करने को हम इनकम नहीं बोल सकते। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव टू स्टडी। विक्रांश का क्वेश्चन है जिसका पैन कार्ड होता है उसको ITR फाइल करना ज़रूरी होता है क्या? बिल्कुल नहीं है विक्रांश, ऐसा। ITR कोई भी पैन कार्ड कोई भी बनवा सकता है। चलो पैन कार्ड के बारे में अपन समझते हैं। एनी पर्सन कैन हैव पैन कार्ड, पर जिसकी इनकम के ऊपर टैक्स नहीं आ रहा या जिसका टैक्स नहीं कटा हुआ उसको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपनी डॉटर का पैन कार्ड बनवाया था जब वो 2 दिन की थी, माइनर का पैन कार्ड बना था। तो बिल्कुल आपको रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी नहीं आती तो, ठीक है। पैन कार्ड एक 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है, आई टेल यू। ऐसा दिखता है। दिस इज अ 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर, जिसमें लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं आपका खूबसूरत सा फोटोग्राफ आता है जो आपका आधार से लिंक होता है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर नेम, मैन्युफैक्चरिंग डेट, मतलब डेट ऑफ बर्थ, और 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर है। जैसे सपोज इट इज़ लाइक दैट, ये 5 डिजिट जो है बेटा वो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जिसमें जो 4th प्लेस होता है इसका रेलिवेंस होता है, बाकी पहले 3 रैंडम होते हैं। जो 4th होता है वो इंडिविजुअल के लिए P आता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए H आता है, कंपनी के लिए C आता है, एसोसिएशन ऑफ पर्संस के लिए A आता है, सॉरी ठीक है। तो दीज ऑल थिंग्स आर देयर। तो मतलब 4th प्लेस से ये रिप्रेजेंट होता है कि वो परमानेंट अकाउंट नंबर किसका है। पार्टनरशिप फर्म के लिए F आता है। 5th प्लेस जो होता है बेटा वो रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट लेटर ऑफ योर सरनेम। जैसे मैं अंशुल अग्रवाल हूँ तो मेरे नाम पे 5th प्लेस पे A आएगा। वरुण तेजवानी है तो T आ जाएगा। ये नंबर्स आपके बाकी के सारे रैंडम होते हैं। TDR क्या होता है बेटा? TDS होता है। TDS किसको फाइल करनी होती है? दैट इज एन एंटायर चैप्टर, वरुण अपन पढ़ेंगे। सो दिस इज परमानेंट अकाउंट नंबर। परमानेंट अकाउंट नंबर एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर होता है जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक जैसा चलता है, और एक पैन नंबर किसी एक व्यक्ति को अलॉट हो गया तो ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता। इट इज़ लिंक्ड विथ आधार, और अगर कोई पैन नंबर आधार से लिंक नहीं है तो वो पैन नंबर नल एंड वॉइड है आज की डेट में। अंडरस्टूड? P इंडिविजुअल के केस में बेटा पर्सनल नंबर होता है तो P आता है। जितने भी इंडिविजुअल होते हैं जैसे सिमी जैन, अंशुल अग्रवाल, वरुण तेजवानी, ऐसे जितने भी लोग हैं जो जो इंडिविजुअल्स हैं उनके सबके पैन नंबर में 4th प्लेस पे P आता है। इससे कोई एग्जैजरेटेड फॉर्म नहीं होता, ये इंडिकेशन होता है। लास्ट लेटर रैंडम होता है बच्चे, सिर्फ 4th और 5th प्लेस का आपका रेलिवेंस होता है। कई बार एक क्वेश्चन उठता है सिमी कि सपोज देयर इज अ मैरिड फीमेल, उनका पैन नंबर बना मैरिज से पहले। सपोज वो पहले मैरिज से पहले शर्मा थी तो उनके पैन नंबर में 5th प्लेस के ऊपर S आ रहा था। इसके बाद उनकी मैरिज हो गई। मैरिज के बाद सपोज उन्होंने अपने हस्बैंड का सरनेम को अडॉप्ट कर लिया और उनने सपोज उनके हस्बैंड का सरनेम तिवारी था, तो क्या परमानेंट अकाउंट नंबर चेंज हो जाएगा? द आंसर इज नो। एक बार एक पैन किसी एक व्यक्ति को अलॉट हो गया तो उसके बाद वो कभी जिंदगी भर चेंज नहीं होगा। नंबर विल नॉट चेंज, ओनली सरनेम में ऑल्टरेशन होगा। तो आई बिलीव दैट इज गुड फॉर टुडे। लेट अस conclude today's class. I hope you enjoyed. See you soon and all the best for your results, बच्चों।